हम कर रहे हैं 11th होम साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्वयं को समझना। अब तक हमने जाना कि मुझे मैं कौन बनाता है, पहचान क्या होती है, स्वयं को समझना क्यों ज़रूरी है, और हमने बात की थी कि शैशवावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं क्या होती हैं, बाल्यावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं क्या होती हैं, और आज हम बात करेंगे आपकी कौन सी अवस्था में है आप सब, किशोरावस्था में। तो आज हम बात करेंगे कि किशोरावस्था के दौरान स्वयं का विकास कैसे होता है और किशोरावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किशोरावस्था में स्वयं को समझना अत्यधिक जटिल हो जाता है। देखिए, जैसे ही बाल्यावस्था खत्म होती है और प्रौढ़ावस्था शुरू होती है, तो इन दोनों के जो बीच की अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। लगभग 11-12 से शुरू होकर और 20-21 तक की अवस्था चलती है। तो इस अवस्था में इतने ज़्यादा परिवर्तन होते हैं और उसके साथ स्वयं को समझना तो और ज़्यादा जटिल हो जाता है, और इस अवस्था को एक नाजुक समय के रूप में भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है, हमें सही और गलत के बीच में अंतर नहीं पता होता, और यही अवस्था होती है जब हमारे चरित्र निर्माण की नींव भी रखी जाती है। इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है नाजुक समय। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे प्रसिद्ध एरिक एच एरिक्सन। उन्होंने जो पूरे मानव विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में बताया था, यानी 8 स्टेजेस उन्होंने डिवाइड की थी, और उन्होंने ये बताया था कि मनुष्य को शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी जब हमारा जन्म हुआ और जब मृत्यु पर्यंत तक, तब तक विकास के प्रत्येक स्तर पर हमें कुछ सफलता पानी होती है। देखिए, विकास, पहले तो शॉर्ट में मैं आपको वृद्धि और विकास में अंतर बता देती हूँ। वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय तक चलती है और जिसे देखा भी जा सकता है। विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, जब तक हम जिंदा रहते हैं, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जाता है। तो ये जो विकास का प्रत्येक स्तर होता है, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो हर स्तर पर हमें कुछ सफलता पानी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है, हम विकास के अगले चरण पर पहुंचते हैं तो वहां हमें समस्या होती है अगर हमने पिछले चरण पर वो सफलता हासिल नहीं की। उदाहरण हम यहाँ लेते हैं कि जैसे ही शैशवा काल खत्म होने वाला होता है ना, और बाल्यावस्था शुरू होती है, तो लगभग 2 से 4 साल के बीच की जो आयु होती है, उस समय तक बच्चा ये सीख जाता है कि मल मूत्र आदि क्रियाओं पर नियंत्रण कैसे करना है या उनके बारे में कैसे बताना है। अगर बच्चा यह नहीं सीखता तो क्या होता है, उसके लिए सामाजिक और सामुदायिक क्रियाकलापों में भाग लेना असंभव हो जाता है। तो इसलिए विकास के प्रत्येक स्तर पर सफलता हासिल करनी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, किशोरावस्था में पहचान का एक संकट आता है। इस शब्द को सबसे पहले एरिक एच एरिक्सन ने प्रयोग किया था। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था कि जो युवा थे वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ गए थे अपनी पहचान को लेकर, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल गए थे। उस समय इस मनोवैज्ञानिक ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किशोरावस्था के लिए। एरिक्सन के अनुसार पहचान की भावना का विकास करना अर्थात किशोरावस्था के दौरान स्वयं को संतोषजनक रूप में दर्शाना एक मुख्य कार्य है। यानी कि अगर किशोर इस अवस्था में अपनी परिभाषा सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर, यानी अगर वो एक सकारात्मक रूप से या संतोषजनक रूप से अपनी परिभाषा नहीं देता, तो आगे उसको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। इसलिए पहचान की भावना का विकास करना इस अवस्था में एक सबसे मुख्य कार्य होता है। यह जानना कि मैं कौन हूँ और आगे मेरे लक्ष्य क्या हैं।
स्वयं की पहचान बनाने में संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। हमने अभी अभी बात की थी ना, आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। किशोरावस्था पहचान के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस समय स्वयं के विकास पर ध्यान अधिक केंद्रित होता है। देखिए, इस अवस्था से पहले हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है या हम कैसे दिख रहे हैं, लेकिन इस अवस्था में हमें हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। देखिए, अगर आपको घर में कोई कार्य कहा जाता है कि आप पास की दुकान से जाकर स्टेशनरी या ग्रॉसरी या किसी भी दुकान से कुछ जाकर लेकर आइए, तो अगर आप बाल्यावस्था में हैं तो आप तुरंत जाते हैं और लेकर आते हैं बिना किसी परवाह किए कि आपने क्या पहना हुआ है और आप कैसे दिख रहे हैं। लेकिन अगर यही कार्य आपको किशोरावस्था में दिया जाता है तो सबसे पहले आपको लगता है कि चाहे पास में ही जाना है, मुझे कपड़े बदल कर जाना है या मुझे बाल बनाकर जाना है या मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये सब सोच विचार करने के बाद आप जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमें इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे दिख रहे हैं या कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा। किशोरावस्था स्वयं की पहचान बनाने के संदर्भ में कठिन समय होता है, क्योंकि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, हम दुविधा में होते हैं, हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं। इसलिए इसके 3 मुख्य कारण हैं। किशोरावस्था से पहले कभी भी व्यक्ति स्वयं को जानने में इतना तल्लीन नहीं रहा, यानी इससे पहले उसने स्वयं को जानने की चिंता तो की, लेकिन अब क्या है, वो अत्यधिक चिंता करता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरी परिभाषा क्या है, मुझे क्या बनना है, इन चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है। हमने पहले भी बात की थी कि हम स्वयं की परिभाषा सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में देने की कोशिश करते हैं। देखिए, दूसरा कारण है किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में स्वयं और पहचान की अपेक्षाकृत स्थायी भावना आ जाती है और किशोर कह सकता है कि मैं यह हूँ। अंतिम वर्षों में यानी कि जब किशोरावस्था समाप्त होने वाली है लगभग 19-20 साल में, तब क्या होता है कि शुरू जब होती है किशोरावस्था तब ये प्रश्न चलते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरा आदर्श स्वयं क्या है या मेरा व्यक्तिगत स्वयं क्या है, ये सब बातें चल रही होती हैं। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था खत्म होने को आती है तब हम एक निर्णय पर पहुँच जाते हैं, हम अपनी एक पहचान स्थापित कर लेते हैं कि मैं यह हूँ, यानी हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। हमारी जो पहचान है हम उसे एक संतोषजनक रूप में इस अवस्था के अंतिम वर्षों में स्थापित कर लेते हैं। आइए जानते हैं तीसरा कारण। यही वह समय भी है जब व्यक्ति की पहचान पर तीव्र शारीरिक परिवर्तन और बदल रही सामाजिक मांगों का प्रभाव पड़ता है। कौन से हैं तीव्र शारीरिक परिवर्तन? देखिए, मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था को हम तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हमारे साथ हो रहे होते हैं। हमारी लंबाई, लड़कियों की आवाज़ का पतला होना, लड़कों की आवाज़ का भारी होना, वजन, हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारे परिवर्तन एक साथ हो रहे होते हैं और ये परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं इस अवस्था में। इसलिए कहा गया है कि हमारी जो पहचान होती है उस पर शारीरिक परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक मांग यानी कि सोशल डिमांड्स। देखिए, समाज की आपसे बहुत अधिक अपेक्षाएं होती है। जिस वातावरण या पर्यावरण में आप रह रहे होते हैं वहाँ सबकी आपसे अलग अलग डिमांड्स होती हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके स्कूल की, तो आपके टीचर को आपसे क्या डिमांड होती है कि बीइंग अ स्टूडेंट आप सबसे अच्छे छात्र बने या आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहें, आपके नंबर सबसे अच्छे आएँ। और परिवार में आपको लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस या अपेक्षाएं रहती हैं कि आप सबसे अच्छे परिवार के सदस्य बने, अपना कार्य समय पर करें।
अपने सारे उत्तरदायित्वों को निभाएं। हर जगह आपसे अलग अलग अपेक्षाएं की जाती हैं, अलग अलग मांग की जाती हैं, फिर चाहे वो आपके मित्र ही क्यों ना हो। हालांकि आपके मित्र भी किशोरावस्था में होते हैं, लेकिन उनकी भी आपसे मांग होती है कि आप बहुत अधिक अच्छे मित्र बने, आप उन्हें समय दें। आपके स्पोर्ट्स टीचर की आपसे मांग होती है कि आप स्पोर्ट्स में सबसे अच्छे बने। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की पहचान पर। एक उदाहरण से हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। किशोर से अब अपेक्षा की जाती है कि वह बड़ों की तरह व्यवहार करे। देखिए, जैसे ही आपकी बाल्यावस्था खत्म होती है तो आपको हर वक्त एक ही शब्द सुनने को मिलता है या एक ही वाक्य सुनने को मिलता है कि अब आप बड़े हो गए हो, अब आप बच्चे नहीं रहे, प्लीज़ बड़ों की तरह बिहेव करो, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, है ना। आपको हर परिवार में ऐसा होता है, आपको हर जगह, परिवार में, समाज में, स्कूल में, हर जगह यही सुनने को मिलता है कि अब आप बड़े हो गए हैं और बड़ों की तरह व्यवहार करें। परिवार, कार्य अथवा विवाह संबंधी उत्तरदायित्वों को अब आप निभाना शुरू करें। देखिए, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी संस्कृति ऐसे हैं जहाँ पर इस अवस्था में विवाह भी हो जाता है, लगभग 18-19 साल में। हालांकि ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत सारी संस्कृतियों में, बहुत सारे समाज में आज भी होता है। और पहले तो होता ही था कि इस अवस्था में लड़के हो चाहे लड़की, विवाह हो जाता था। तो क्या होता था, उत्तरदायित्व और ज़्यादा बढ़ जाते थे और समाज और परिवार की उनसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती थी कि अब वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दें। निर्भर बच्चे से आत्मनिर्भर बच्चे में परिवर्तन विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न रूप से होता है। देखिए, पहले क्या होता था, बच्चा निर्भर, यानी जब तक हमारी बाल्यावस्था थी बच्चा अपने परिवार पर डिपेंड रहता है या निर्भर रहता है। लेकिन अब क्या परिवर्तन आ गया, वो बच्चा बन गया आत्मनिर्भर, है ना, यानी कि इंडिपेंडेंट। लेकिन ये जो सफ़र है ये हर संस्कृति में अलग अलग रूप से होता है। देखिए, सामान्यतः बात करें पश्चिमी संस्कृति की, यानी कि वेस्टर्न कल्चर की, यूरोप, अमेरिका, उसमें क्या होता है कि माता पिता से अलग होने की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। यानी वहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे ही आप किशोरावस्था में आते हैं उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परिवार से अलग कर दिया जाता है। कोई नाराज़गी नहीं होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्हें ये समझ में आ जाए कि अब उन्हें खुद के निर्णय खुद लेने हैं, खुद के लिए खुद कमाना है और अपने भविष्य के जो भी फैसले हैं अब उन्हें वो खुद करने हैं परिवार से अलग रहकर। लेकिन जो गैर पश्चिमी संस्कृतियां हैं, जैसे कि हमारा इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें अंतर्निर्भरता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज होती हैं, यानी कि संयुक्त परिवार। तो वहाँ क्या होता है कि अंतर्निर्भरता यानी कि इंटरडिपेंडेंस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उनसे एक ही समय में दो अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो बड़ों की तरह व्यवहार करें, अपने उत्तरदायित्व भी निभाएं, आत्मनिर्भर भी रहें, लेकिन परिवार पर निर्भर भी रहें। तो ये होता है हमारी भारतीय संस्कृति में। तथापि सभी संस्कृतियों में किशोरावस्था दुविधाओं और असहमतियों से भरी हुई होती है। लेकिन बात क्या की जा रही है किशोरावस्था की, चाहे संस्कृति कोई भी हो, वेस्टर्न कल्चर हो या इंडियन कल्चर हो, कोई भी संस्कृति हो, ये जो किशोरावस्था होती है ये दुविधाओं से भरी हुई होती है। यानी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं इस अवस्था में, ये करूं या ये करूं, ये सही है या फिर ये सही है, मुझे ये निर्णय लेना चाहिए या ये निर्णय लेना चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूज़न इस समय पर होते हैं, बहुत सारी असहमतियाँ भी होती हैं, यानी कि आपका परिवार आपसे कुछ और चाहता है और आप अपने आप से कुछ और चाहते हैं। आपका परिवार चाहता है कि आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, लेकिन आपका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में या डांस में या किसी और क्षेत्र में,
तो यहाँ पर बहुत सारी असहमतियाँ आ जाती हैं, विचारों को लेकर आपके साथ बहुत सारी असहमतियाँ आ जाती हैं, जैसे आपके बड़ों के विचार आपसे मेल नहीं खाते, या इसका कारण क्या होता है, जनरेशन गैप होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जिस बात पर सहमत हों आप भी उस बात पर सहमत हों। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो किशोरावस्था है किसी भी संस्कृति में दुविधा और असहमतियों से भरी हुई होती है। इस अवस्था में आपको रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं होती, आपको लगता है कि हमें पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाए, हमें ये नहीं कहा जाए कि मोबाइल नहीं चलाना। आपको मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, लेकिन आपके परिवार को लगता है कि बच्चा हर वक्त मोबाइल नहीं चलाए। आपको लगता है कि मैं हर वक्त मित्रों के साथ रहूं, आपके परिवार को लगता है कि नहीं, ये तो पूरा दिन फ्रेंड्स के साथ रहता है। तो बहुत सारी दुविधाएं और असहमतियां आ जाती हैं। उदाहरण के लिए आम तौर पर यह देखा जाता है कि किशोर बच्चे की तरह समझे जाने पर विरोध कर उठता है, यानी कि विद्रोह कर उठता है। होता क्या है, जैसे ही आपके साथ परिवार में कोई बच्चे जैसा बिहेव करता है, यानी आपको ये ट्रीट करने की कोशिश करता है कि अब आप एक बच्चे ही हो, तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या सेंटेंसेस होते हैं आपके कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरे साथ बच्चों की तरह व्यवहार करना बंद कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ या अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन साथ ही साथ अपने लिए वैसी ही सांत्वना भी पाना चाहता है जैसा कि एक बच्चा चाहता है। अब देखिए, दो ऑपोजिट फीलिंग्स आ गई यहाँ पे, बिल्कुल अलग भावनाएं आ गई। पहले तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आप मन ही मन ये भी चाहते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है या आप किसी कार्य में फंस गए हैं तो मुझे बिल्कुल वैसी ही सिंपैथी मिले, वैसी ही सहानुभूति मिले जैसे कि एक बच्चे को मिलती है। तो अब आप खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। माता पिता भी अक्सर किशोरों को बड़ों की तरह व्यवहार करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके अन्य क्रियाकलाप और व्यवहार किशोर को यह दर्शाते हैं कि वह नहीं समझते कि वह काफ़ी बड़ा हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी जो सोसाइटी होती है, वो हमें हर बात पर ये कहते हैं कि अब तुम्हें बड़ों की तरह व्यवहार करना है, अब तुम्हें घर की जिम्मेदारियां समझनी है, खुद के फैसले खुद लेने हैं क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। लेकिन जो आसपास का वातावरण होता है या हमारे परिवार के जो क्रियाकलाप होते हैं और उनका जो बिहेवियर होता है हमारे लिए, उसे देख के हमें ऐसा लगता है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ये सिर्फ कह रहे हैं कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन ये अभी भी मुझसे कैसा बिहेव करते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसा। यह व्यवहार संस्कृति विशेष और परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार लड़कों एवं लड़कियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ये जो व्यवहार होता है किशोरावस्था में, हर संस्कृति में अलग अलग होता है, यहाँ तक कि लड़कों एवं लड़कियों में भी अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर एक किशोर छात्र है या लड़का है, अगर वो देर रात तक बाहर मित्रों के साथ खेल रहा है या रात को पार्टी में जा रहा है तो उसे मना नहीं किया जाता। लेकिन उसी समय पर एक लड़की अगर देर रात तक बाहर है या देर रात तक अपनी सहेलियों के साथ है तो उसे टोका जाता है। और बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो केवल लड़कों को दिए जाते हैं, तो उस समय लड़कियों के मन में बहुत सारे विरोध आ जाते हैं कि ये काम मैं भी कर सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं दिया गया। और लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे काम केवल और केवल लड़कियों को दिए जाते हैं, तो लड़कों के मन में क्या आता है कि ये काम मैं भी कर सकता था और मुझे क्यों नहीं दिया गया। तो हर संस्कृति में, हर परिवार में ये अलग अलग होता है। अतः किशोर स्वयं परस्पर विरोधी भावनाओं का अनुभव करता है। क्यों अनुभव करता है? क्योंकि उसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है, उसके संपर्क में आने वाले जो भी लोग होते हैं,
वो उसे ये परस्पर विरोधी संदेश देते हैं, यानी वो इसे ये चीज़ें जाहिर करते हैं और सामाजिक अपेक्षाएं रखते हैं। देखिए, जब हम किशोरावस्था में होते हैं तो समाज की हमसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हो जाती हैं और हम तनाव में रहते हैं कि क्या मैं इन अपेक्षाओं पे खरा उतरूँगा, क्या मैं मेरे जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको हासिल कर पाऊँगा। तो बहुत सारी दुविधाएं और तनाव इस अवस्था में चलता रहता है। उदाहरण के लिए, परिवार के सदस्य आपसे चाहते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों में जहाँ तक बातचीत करने की बात है या सजने संवरने की बात है तो आप कैसा बिहेव कीजिए कि जैसे कि आप बड़े हो गए हैं, यानी कि आपकी बात करने का तरीका, आपके व्यवहार करने का तरीका, आपके सजने संवरने का तरीका अब बड़ों की तरह होना चाहिए, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे। लेकिन होता क्या है कि अगर परिवार के बजट पर चर्चा हो रही है, ये केवल एक उदाहरण है परिवार का बजट, और भी अगर परिवार में कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है और वहाँ आपने अपनी राय रखी या वहाँ आपने अपनी दखल अंदाजी दी, तो आपसे क्या कहा जाता है कि अभी तुम छोटे हो, इन सब बातों के लिए अभी तुम में समझ नहीं है, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि इन सब बातों में अपनी टांग अड़ाओ या इन सब बातों पर हमसे बहस करो। तो देखिए, हो गई ना दो अपोजिट बातें। तो परिवार भी आपके साथ अपोजिट करता है और आप खुद भी अपने साथ अपोजिट बिहेवियर यानी कि विपरीत व्यवहार करते हैं। किशोरावस्था में हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी पहचान क्या है। एक और कंफ्यूजन आता है कि हमारा रोल क्या है, यानी हमें कार्य क्या करना है। एक तरफ तो हम खुद को बच्चा समझते हैं और दूसरी तरफ बड़ा। वही परिवार हमारे साथ करता है, हमारी पहचान तो हो जाती है कभी कभी बड़े जैसी, कभी बच्चे जैसी। कभी हमें जो रोल यानी हमें जो कार्य दिए जाते हैं कभी तो बिल्कुल बच्चों जैसे दिए जाते हैं और कभी बिल्कुल बड़ों जैसे। तो इन दोनों चीज़ों में हमेशा एक उलझन या कंफ्यूजन लगा रहता है। आइए जानते हैं उसके कारण क्या क्या हैं। किशोरावस्था में पारिवारिक एवं सामाजिक स्रोतों की परस्पर विरोधी अपेक्षाएं, इसकी हमने अभी बात की थी ना कि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, हमारा परिवार और समाज, उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं वो बिल्कुल विरोधी होती हैं। किशोरों की स्वयं की बदलती हुई आवश्यकताएं, देखिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था में वो रोज़ बदलती रहती हैं। आज हमें लगता है कि हमें ये बनना है, थोड़े दिन बाद ही हम डिसाइड कर लेते हैं नहीं मुझे इस फील्ड में नहीं जाना। थोड़े दिन पहले हमें लगता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए और थोड़े समय बाद लगता है नहीं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है बल्कि मुझे तो उस वस्तु की आवश्यकता है। हर चीज़ को लेकर हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो रोज़ बदलती रहती हैं। इसलिए ये कन्फ्यूज़न पहचान वाला और भूमिका वाला ज़्यादा उत्पन्न होता है। किशोरों के परस्पर विरोधी संवेग इमोशंस कौन कौन से होते हैं हमारे इमोशंस, जैसे कि क्रोध, हर्ष, घृणा, प्रतिस्पर्धा, स्नेह। तो ये जो विरोधी संवेग यानी कि ऑपोजिट इमोशंस होते हैं किशोरावस्था में, ये बहुत बड़ा कारण होते हैं इन दोनों समस्याओं का या इन दोनों उलझनों का। एक समय पर क्या होता है कि हमें क्रोध इतना ज़्यादा आ जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। कई किशोर तो इस अवस्था में क्या करते हैं, कमरा बंद किया, थोड़ी देर तक शांति से बैठे, क्रोध शांत हुआ और फिर कमरा खोला। या हमारा स्नेह इतना ज़्यादा हो जाता है, देशभक्ति की भावना आ जाती है हमारे अंदर। या फिर क्या होता है, ईर्ष्या का भाव अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है, फिर चाहे वो कोई फैमिली का मेंबर हो या हमारी क्लास का कोई स्टूडेंट हो। और क्या होता है, कंपटीशन स्पिरिट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो किशोरावस्था जो होती है वो संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था भी होती है। इसमें संवेगात्मक परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं होता, इस अवस्था में ये सबके साथ होता है।
उपरोक्त सभी परिस्थितियां किशोरों में नए विकसित हो रहे स्वत्व के साथ एकीकरण में बाधा डाल सकती हैं। यानी कि आपके अंदर नया स्वत्व यानी स्वयं की एक नई परिभाषा विकसित हो रही होती है और उसमें ये सारे तत्व जिनकी हमने अभी बात की थी वो एक बाधा उत्पन्न करते हैं, या हम यूँ कहें कि ये सारी चीज़ें मिलकर उसमें टांग अड़ाती हैं हमारे स्वयं की परिभाषा में। इसलिए किशोरों के व्यवहार में ये परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जैसे कि पहला परिवर्तन है किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में अक्षम होना। यानी जब इतनी सारी उलझनें होती हैं, इतना तनाव होता है, इतने सारे परिवर्तन होते हैं, तो उसका असर किस पर पड़ता है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते किसी भी कार्य पर। यानी फिर चाहे वो परिवार के उत्तरदायित्व से संबंधित हो, हमारी पढ़ाई से संबंधित हो या हमारे भविष्य के निर्माण से संबंधित हो, हम किसी भी कार्य पर एकांत रूप से या एकाग्र होकर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में और बहुत सारी बातें हर वक्त चलती रहती हैं। कार्य को समय पर शुरू करने अथवा समाप्त करने में कठिनाई महसूस करना। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, या तो हम कोई भी कार्य समय पर शुरू नहीं कर पाते, और अगर हमने वो कार्य समय पर शुरू कर भी लिया तो हम उसे समय पर ख़त्म नहीं कर पाते। हमें बहुत ज़ोर आता है उस कार्य को शुरू करने में भी और समय पर समाप्त करने में भी। इसका भी सबसे बड़ा कारण है हमारे दिमाग में जो उथल पुथल चल रही होती है, जो विचारों का तूफान चल रहा होता है, परिवर्तनों की जो उलझन चल रही होती है, उस कारण से ऐसा होता है। कार्य को समय सारणी के अनुसार करने में कठिनाई होना। अगर हमने कार्य शुरू भी कर लिया तो हमने जो टाइम टेबल बनाया है, जो समय सारणी बनाई है, उसको हम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं किशोरों का पहचान बनाना विकास की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले विकास की, कि विकास जो होता है वो जिंदगी भर चलता है और वृद्धि जो होती है वो एक सीमा तक ही होती है। विकास को हम सिर्फ महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जो विकास की प्रक्रिया है उसकी एक बहुत कॉमन सी बात है किशोरों का अपनी पहचान बनाना, यानी उन्हें यह समझना कि मेरी पहचान क्या है। आइए इसके बारे में विस्तार से और बात करते हैं। इस अवधि में किशोर जिन विरोधाभासी भावनाओं एवं संवेगों का अनुभव करता है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको मैं एक अच्छी बात बता देती हूँ आपके बारे में कि जो भी इस वक्त आपके मन में विरोधाभास यानी कंट्राडिक्शंस चल रहे होते हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सबके साथ होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, इन सब चेंजेस के कारण ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। आपके मन में ये द्वेष या ये गलत भावना नहीं आनी चाहिए कि ये केवल मेरे साथ हो रहा है या मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस अवस्था में ये सबके साथ होता है। पहचान के संकट की भावना अथवा भूमिका संबंधी उलझन, अभी हमने बात की थी ना, रोल कन्फ्यूजन, पहचान का संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस, ये दोनों तब पैदा होती हैं जब किशोर यह महसूस करता है कि पहले की तुलना में जिन कार्यों को करने की और जिस तरह का व्यवहार करने की उससे अपेक्षा की जाती है उसमें बहुत अंतर है। देखिए पहले उससे जो बाल्यावस्था ख़त्म होने वाली होती है तब उससे कुछ और अपेक्षाएं होती हैं, अब उसके उत्तरदायित्व कुछ और बढ़ जाते हैं। इस वजह से ऐसा होता है। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे ही आपने किशोरावस्था में कदम रखा, आपके पेरेंट्स में से किसी को भी बाहर जाना है, माता या पिता को, तो आपको हिदायतें दी जाती है कि देखिए मैं घर से 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तुम्हें घर का पूरा ध्यान रखना है, अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझना है, अपने छोटे भाई बहनों को भी तुम्हें ही संभालना है क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। तो इन सब कारणों से भी ऐसा होता है।
कई किशोर विशेषकर जो पारिवारिक व्यवसायों में लगे हुए होते हैं, यानी कि फैमिली प्रोफेशन। देखिए इस वक्त क्या होता है, हमारी अर्निंग की बात भी, यानी हमारे धन कमाने या हमारे करियर निर्माण की बात भी सामने आती है। तो जो छात्र या जो किशोर इस वक्त फैमिली बिजनेस में, जैसे अगर खेती है या कोई फैक्ट्री है या कोई दुकान है या कोई भी व्यवसाय है, अगर वो पारिवारिक व्यवसाय में लगे होते हैं तो उनमें जो ये सेपरेशन की फीलिंग होती है, ये जो अलगाव की भावना होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। उनमें बहुत ज़्यादा संवेगात्मक उथल पुथल भी नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है कि आगे मुझे क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन जिनके पेरेंट्स का कोई फैमिली बिजनेस नहीं होता या जो बच्चे फैमिली से अलग कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या बनूंगा, कैसे बनूंगा, इसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है, या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ये सब चीज़ें उसको विचलित कर लेती हैं। आइए इसे और समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। यदि गांव में एक किशोर कृषि कार्य में अपने परिवार का सहयोग कर रहा है तो 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु होने पर भी उसकी भूमिका में अधिक परिवर्तन नहीं आता। यानी देखिए 12 वर्ष से जब वो 16 वर्ष का हो गया, उसको काम वही दिए जाते हैं जो वो 12 वर्ष से पहले कर रहा था खेती में। बहुत ज़्यादा उसके काम में अंतर नहीं आता। यानी ऐसा नहीं है कि पहले उसे कोई और काम दिया जाता था और अब अचानक से कोई और काम दिया गया, लेकिन अंतर कहाँ आ जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, यानी कि उसके जिम्मेदारियों में। अब हो सकता है कि उसे जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा सौंप दी जाए। यानी हो सकता है कि पहले जब वो कार्य करता था तो उसके साथ हमेशा एक बड़ा मौजूद रहता था, लेकिन अब ये समझकर कि वो बड़ा हो गया है तो उसको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि अब तुम अकेले भी खेत में कार्य कर सकते हो। किशोरावस्था में अब हम बात करते हैं स्वयं की भावना की विशेषताओं की। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि शैशवावस्था में स्वयं की क्या विशेषताएं होती हैं, बाल्यावस्था में स्वयं की क्या विशेषताएं होती हैं और ये विशेषताएं कैसे बदलती रहती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली विशेषता है अमूर्त आत्मवर्णन। यानी कि अब क्या होता है, देखिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। शैशवावस्था में हमने बात की थी तो बच्चे ने क्या बताया, मैं लंबा हूँ या मैं लंबी हूँ। बाल्यावस्था में बच्चे ने क्या बताया था, मैं राधा से लंबी हूँ या मैं अपने भाई या बहन से लंबा हूँ। लेकिन इस अवस्था में किशोर अब लंबा, मोटा, बड़ा इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। अब वो अपना विवरण संक्षिप्त और केवल विचार रूप में ही देता है। अपनी शारीरिक विशेषताओं के बारे में अब वो नहीं बताता है। अब अगर किशोर से ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप स्वयं के बारे में बताइए, तो वो क्या बताता है, मैं बहादुर हूँ, या मैं बहुत शांत हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा भावुक यानी कि इमोशनल हूँ, या मैं एकदम सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। अब उसके जो अपने विचार हैं वो केवल आंतरिक गुणों को लेकर होते हैं। दूसरी विशेषता क्या होती है, विरोधाभासी आत्मवर्णन, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जो उसने बताया उसमें आपस में ही विरोध होता है। जैसे किशोर स्वयं के बारे में इस प्रकार बता सकता है कि मैं शांत हूँ लेकिन मैं सरलता से विचलित हो सकता हूँ। देखिए दोनों बिल्कुल ऑपोजिट बातें हैं। एक तरफ तो किशोर ने क्या बताया कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, और उसी वक्त बिल्कुल उल्टी बात यानी ऑपोजिट बात उसने बता दी कि मैं आसानी से विचलित भी हो सकता हूँ। यानी उसका जो वर्णन है उसमें ही एक विरोधाभास है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, किशोर को कहा जाए कि अपने बारे में बताइए, उसने कहा
वैसे तो मैं शांत हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं बातूनी भी हूँ। अगर मेरा फ्रेंड सर्किल मुझे मिल जाए तो मैं बहुत बोलता हूँ, या ऐसे लोग जो मुझे पसंद है उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। तो ये देखिए, ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती, इसलिए इसे कहा जाता है, इस विशेषता को, विरोधाभासी आत्म वर्णन। यानी स्वयं का जो उसने यहाँ पे वर्णन दिया उसमें आपस में ही विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन है। आइए देखते हैं इसकी तीसरी विशेषता, स्वयं की समझ में अस्थिरता। किशोर स्वयं की भावना में काफ़ी उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, यानी उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या हूँ, मेरे गुण क्या हैं, उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। किशोर भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अनुभव करता है एवं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और उसकी जो समझ है वो स्थिति और समय के अनुसार बदलती रहती है। यानी कल तक तो उसे कुछ और बनना था, आज उसे कुछ और बनना है। कल तक उसे कोई और पसंद था, आज उसे कोई और पसंद है। यानी इसमें एक अस्थिरता चलती रहती है। आइए देखते हैं चौथी विशेषता, आदर्श स्वयं एवं वास्तविक स्वयं, रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। इसकी हमने पहले भी बात की थी बाल्यावस्था के दौरान, याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था कि वास्तविक स्वयं क्या होता है, जो हम हैं, जो हमारी वाकई में विशेषताएं हैं, वो है हमारा वास्तविक स्वयं। और जो हम बनना चाहते हैं, जिस स्थिति पर हम पहुंचना चाहते हैं, या ये कहें जो गुण हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, वो है हमारा आदर्श स्वयं यानी कि आइडियल सेल्फ। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि कोई लड़की है, उसकी लंबाई कम है या वो छोटी है, तो ये है उसका वास्तविक स्वयं। लेकिन उसका जो आदर्श स्वयं है, यानी जो उसकी इच्छा है, वो क्या है कि वो लंबी होना चाहती है। तो उस वास्तविक स्वयं से आदर्श स्वयं तक पहुंचने के लिए, उस सफ़र को तय करने के लिए वो बहुत सारे प्रयास करती है, एक्सरसाइज करना, हील पहनना, या बहुत अनेक तरह के कार्य जो कई बार नुकसानदायक भी होते हैं। तो ये होता है आदर्श स्वयं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, और हमारा वास्तविक स्वयं जहां हम हैं। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, आदर्श स्वयं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कोई बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात दूसरों को नहीं समझा पाता, तो ये है उसका वास्तविक स्वयं। लेकिन अब वो क्या चाहता है कि वो पूर्ण विश्वास से अपनी बात दूसरों को समझा पाए, ये है उसका आदर्श स्वयं। आपको अपनी नोटबुक और पेन लेना है और आपको लिखना है और मुझे बताना है कि आपका वास्तविक स्वयं क्या है और आपका आदर्श स्वयं क्या है, क्या उन दोनों में अंतर है, और आपने क्या सोचा है कि आप आदर्श स्वयं तक कैसे पहुंच पाएंगे। देखिए, इस वक्त एक तनाव और ज़्यादा आ जाता है कि अगर बच्चे का आदर्श स्वयं, जैसे उसने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, या समाज की जो अपेक्षाएं हैं, मुझसे अपेक्षाएं, उनको मुझे हासिल करना है, और मेरा वास्तविक स्वयं अलग है। क्या मैं अपने आदर्श स्वयं को प्राप्त कर पाऊंगा? अगर मैंने उसे प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा? इसी कारण ऐसा होता है कि बच्चे तनाव में आ जाते हैं। जैसे अगर उन्होंने अपना आदर्श स्वयं बनाया कि मुझे इस वक्त क्लास में टॉप करना है, या इस साल मुझे मेरिट में आना है, या किसी भी तरह से मुझे साइंस का एंट्रेंस क्लियर करना है, अगर मैंने नहीं किया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। इसलिए तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये आदर्श स्वयं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आत्मसचेत यानी इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा अपना विचार करता है, सबसे ज़्यादा अपने आप में ही वो मग्न रहता है, या हम यूँ कहें कि खोया हुआ रहता है। उसे हर वक्त लगता है कि मुझे कोई नोटिस कर रहा है, मैं स्टेज पर हूँ, या मैं दिखने में कैसा हूँ, या समाज के लोग मुझे किस नज़र से देखते हैं। इन सब कारणों से दीवा स्वप्न भी इस अवस्था में होता है, यानी कि डे ड्रीमिंग। बच्चा पूरा दिन सपने ही देखता रहता है, और कई किशोर तो इस अवस्था
किशोरावस्था में खुद से बात भी करते रहते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि मैं हर वक्त मंच पर हूँ या हर वक्त स्टेज पे हूँ। यही कारण है कि उन्हें अगर कोई कार्य दिया जाता है या कहीं जाने के लिए कहा जाता है तो वो अपने जो बाह्य रंग रूप है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। अगर किशोरों को किसी पार्टी में जाना है तो वो उनके पास जितने भी कपड़े हैं उनमें सबसे अच्छे कपड़ों का चुनाव करता है कि मैं सबसे अच्छा और सबसे अलग दिखूं। सबसे अच्छे जूते वो पहनता है, अच्छे से अपने बाल बनाता है ताकि उसे लोग एक अच्छी दृष्टि से देखें। क्लास में भी ऐसा होता है, अपनी पहचान को लेकर या यूं कहें कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो होमवर्क होता है या प्रोजेक्ट होता है या कोई भी प्रेजेंटेशन होती है, हर किशोर की ये कोशिश होती है कि सबसे अच्छी वो मेरी ही होनी चाहिए। तो ये थी सारी किशोरावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं। आज हमने जाना कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो बाल्यावस्था में नहीं होती और किशोरावस्था में होती है स्वयं के बारे में। अब वक्त आ गया है, आपको अपनी नोटबुक लेनी है, अपना पेन लेना है। हम करते हैं एक एक्टिविटी। आपको क्या करना है, आपके आसपास जितने भी 5 साल के, 9 साल के और 13 साल के बच्चे हैं, अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको उनसे मित्रता करनी है, उनको अपना फ्रेंड बनाना है और उन्हें कहना है कि आप स्वयं के बारे में बताइए या आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। वो जो चीज़ें आपको बताएंगे उन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और आपको देखना है कि उन्होंने जो आपको स्वयं के बारे में बताया है और आपने इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो दोनों आपस में मेल खाते हैं या नहीं खाते। ये एक्टिविटी थी 5 वर्ष, 9 वर्ष और 13 वर्ष के बच्चों की। अब हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं जो कि आपके लिए है। क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी भी भावना अथवा विचार का आप अनुभव कर रहे हैं? यानी आज जो हमने किशोरावस्था की बातें की, क्या आपको लगता है कि आप भी इसी तरह से महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये जो भावनाएं हैं, ये जो संवेग हैं, मैं इन्हें नियंत्रित कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? या आपको लगता है कि मैं भी इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यानी दुविधा में हूँ? इन सब बारे में आपको अपने फैमिली से या अपने फ्रेंड से बात करनी है। तो ये थी आपकी आज की 2 एक्टिविटीज़। उम्मीद करती हूँ आप इन दोनों एक्टिविटीज़ को पूरा ज़रूर करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।